बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। आम इंतखाबात, इल्ज़ामात, मुलाकात और इत्तेहाद। तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद का ऐलान। तहरीक इंसाफ का नया इत्तेहाद नई हुकूमत बनाने में कारआमद होगा। तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने और वापस आने वालों का फैसला कैदी नंबर 804 करेगा। उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात वाजे कर दी है। पीटीआई ने असेंबली में मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कमिश्नर पिंडी के इल्जामात, इलेक्शन कमीशन कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी का इजलास कल होगा। तमाम रिटर्निंग अफसरान तलब। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से नून लीग के अरकान कौमी असम्बली, जिसमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान और राजा खुर्रम नवाज के नोटिफिकेशन मुअत्तल। इंतखाबात में मुबैना धांधली, दरख्वास्त गुदार अदालत से गायब, सुप्रीम कोर्ट बरहम। आज तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों ने एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सबसे पहले हम सुनाते हैं आपको कि बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरका थे, उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद सपोर्टेड, जिनको आज़ाद कैंडिडेट कहा जाता है, वो हम बाज़ाबिता तौर पे इनके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असम्बली में ज्वाइन करेंगे और इसके प्लेटफॉर्म पे हमारा ये हम जमा करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। हमारी ही पार्टी इंशाअल्लाह ताला हुकूमतें बनाएगी और सबसे पहला काम होगा कि हमारे दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब, बुशरा बीबी की रिहाई और जिन पे FIRs हैं और वो पाबंद सलासल हैं, उनकी फिल्फ और रहाई, उसके लिए हमारा ये हदफ होगा। उस पर हम लोग काम करें इंशाअल्लाह ताला। हमारा तावन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन का, इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, ये गैर मशरूत है, बगैर किसी डिमांड के है। इलेक्शन किस लिए होते हैं? बहरानों से निकलने के लिए। यहाँ इलेक्शन को बुलडोज करके बहरान खड़े किए गए हैं। पाकिस्तान के अवाम ने जिनको रद्द कर दिया, जिनको ठुकरा दिया, उनको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, स्ट्रेटजी में कहते हैं कि फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। इन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिराकर PDM की शक्ल में एक फेलियर को रीइंफोर्स किया। आपने साहबजादा हामिद रजा, सैयद अल्लामा नासिर अब्बास साहब की गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर हम बात करेंगे मारूफ कानूनदान डॉक्टर बाबर अवान साहब से। डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच बाबर अवान साहब, हमें वक्त दिया आपने। बाबर साहब, आज 3 नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गए हैं, आगे क्या नज़र आ रहा है आपको? थैंक यू अब्बास, आपको नया शो और टेलीविज़न मुबारक हो। मुझे जो 8 फरवरी का इलेक्शन है वो वापस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के जो बाकी सब सियासी जमातों से करोड़ों ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को मिले थे और वो नतीजा तब्दील हुआ 9 फरवरी के इलेक्शन में। इसलिए 8 फरवरी का इलेक्शन वापस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस तरह से वो फॉर्म 45 लोगों को जारी किए गए और फिर उनको तब्दील करके आज इलेक्शन कमीशन ने एक मुकदमे में एक ऐसा ही फॉर्म 45 जो बाद अज़ां जारी किया था उसको मुस्तरद किया है। उसके साथ ही 4 मुकदमात में पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन के नताइज हैं वो रोके गए हैं। और उसके साथ ही जो NA-15 है उसमें जिस खातून ने इलेक्शन कमीशन में आके कहा कि नवाज शरीफ वहां से हार गया है और शहजादा गुस्तासिब जीता है, उस खातून को अपने ओहदे से हटा के उसकी जगह पे एक खास आदमी अपना लाया गया है और खास आदमी के जरिए से फिर लाहौर में बहुत बड़े पैमाने पे वोटें लोगों की ज़ाया करके और उनको जला के और उनको हटा के और उनको ना दिखा के नई वोटें उनकी पर्चियां छापी जा रही हैं एक नून लीगी के प्रेस में। ये भी सोशल मीडिया पे जो व्लॉगर्स हैं उनको शाबाश देनी चाहिए, उन्होंने पकड़ लिया है। इसलिए अगर इस्तेहकाम चाहिए मुल्क में तो फिर वो ये वाला तरीका नहीं इस्तेमाल हो सकता कि 9 फरवरी वाला इलेक्शन उसको आगे करके दिखाया जाए। 8 फरवरी का इलेक्शन था जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है, उसको हम मानेंगे, दूसरे को हम मुस्तरद करते हैं। और अगर इस्तेकाम किसी को चाहिए तो वो इस्तेकाम पार्टी वाला अपना हशर ना करवाए कि जैली इलेक्शन के जरिए इस्तेकाम नहीं आ सकता। बाबर साहब, नजर आ रहा है इंसाफ मिलता हुआ आपको, और कब तक ये एक्सपेक्ट करें? क्योंकि आप लोगों की तो बहुत ज्यादा
सीटों के ऊपर जो आप लोग कहते हैं कि धांधली हुई है और ये सीटें हमें वापस की जाएं, ये तो कुछ 70-80 सीटें हैं। तो ये कितने अरसे के अंदर आप समझ रहे हैं कि अदालतों से, अगर ट्रिब्यूनल्स के अंदर ये मामला जाता है तो ट्रिब्यूनल से, या इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला है तो इलेक्शन कमीशन से, कब तक इंसाफ की तवक्को है आपको? मैं आपके सुनने वालों को बताऊं, पहला तो ये है कि हम स्टेज नंबर 1 पे हैं, जो कंप्लेंट है उसकी वेरिफिकेशन वगैरह और हियरिंग होनी है इलेक्शन कमीशन में। उसके बाद हम रिट पिटीशन पे जा सकते हैं और साइमल्टेनियसली जहां जहां नोटिफिकेशन हुए हैं उन नोटिफिकेशंस को हम फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट 30 डेज के अंदर वो चैलेंज करेंगे। इसलिए ये 3 प्रॉन्ड स्ट्रेटजी है लीगल जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अरसा तय कर दिया गया 120 डेज के अंदर, यानी 3 माह 3.25 माह के अंदर अंदर फैसले होने हैं। और ये सिंगल इशू हम रेज करेंगे, वो मैं आप बता नहीं सकता इसलिए कि वो हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा, लीगल स्ट्रेटजी है। सिंगल इशू हम रेज करेंगे जिस इलेक्शन पिटीशन में हम जाएंगे, इसलिए वो लंबा नहीं हम होने देंगे किसी कीमत पे। फिर दूसरा ये है कि 179 सीट्स ऐसी हैं जिसपे हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है, ये तकरीबन 2/3 मेजोरिटी बनती है, इंक्लूडिंग दी सीट्स जो आती हैं माइनॉरिटी पे हमारे हिस्से में, इंक्लूडिंग दी सीट्स जो वुमेन फोक के हिस्से में हमारा बनता है, जो पोर्शन है वो है 2। और तीसरा ये है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, हमजा और मरियम, ये पूरा जो कहते थे ना जो टबर, ये हारा हुआ टबर है। अब इन सब के नतायज और लाहौर के खास तौर पे नतायज, खास तौर पे कराची के नतायज, खास तौर पे सियालकोट के नतायज, और वहाँ हमारे एक उम्मीदवार हैं हाजी अमानुल्लाह अवान, उनके हल्के में बड़ी शदीद किस्म की धांधली हुई है। वो केस लेके हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में खड़े हैं और उसका हम पीछा करेंगे और वो एक काम बनाएंगे मिसाल कि किस तरीके से चोरी शुदा और डकैती शुदा हमारा जो मैंडेट है वो पाकिस्तान के लोगों का इज्तिमाई शऊर है, जिसकी वजह से देखिए ना बल्लेबाज था, ना बल्ला था, ना कोई पिच थी, ना कोई जलसा था। और इमरान खान, मुझे लास्ट फ्राइडे को मैं मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि आप कमेंट दें, तो मैंने कहा कि आपने कहा था कि मैं खंबा खड़ा करूंगा तो खंबा जीत जाएगा, तो वाकई खंबे ही जीते हैं, इसलिए कि उनको बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। तो एक तरफ अरबों रुपए लगाए गए कि नवाज शरीफ वजीर आजम, ये आपने देखी सुपर लीड नहीं, पूरे पेज की लीड लगाई गई, इश्तिहार थे, पेड इश्तिहार थे जी, इश्तिहारों पे। और दूसरे मुकाबले में आप नाम ही नहीं ले सकते जो जरी बहादुर और शेर दिल कैडी नंबर 804 है उसका। इसके बावजूद ये कौम का फैसला है, इस फैसले को चंद अफराद ना मुस्तरद कर सकते हैं और ना मुस्तरद करना वो हजम कर सकते हैं, ये हजम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। बाबर साहब, मुस्लिम लीग नून तो इल्जामात को मुस्तरद कर रही है, कमिश्नर रावलपिंडी वाले भी, और कल जो एपिसोड लाहौर में भी हुआ उसको भी वो मुस्तरद कर रही है। तो इसके साथ मैं ऐड ऑन करूंगा कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगी तहरीक इंसाफ इस बार असेंबली में, तो ये कितने दिन चल सकते हैं ये मामलात सारे जो इस तरह ये चलाना चाह रहे हैं दोबारा से PDM 2 की शक्ल में? मेरा ख्याल है यू हैव पुट मी 3 क्वेश्चंस टुगेदर। नंबर 1 कि मुस्लिम लीग नून क्या मुस्तरद कर रही है। मुस्लिम लीग नून तो वोट की इज्जत उन्होंने पहले मुस्तरद कर दी, फिर अवाम का फैसला उन्होंने मुस्तरद कर दिया, फिर जो लंदन प्लान था वो प्लान बनाने वालों ने मुस्तरद कर दिया। तुम्हें याद है मैंने सारे इंटरव्यूज में कहा हुआ है कि नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है, और वो अब वजीर आजम नहीं है। जो असल इशू है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून कोई सियासी जमात नहीं है, ये एक बिरयानी माफिया है जिसका इंटरनेशनल मीडिया ने, आपको पता ही है, अल जजीरा ने इनका नाम क्या रखा है, उन्होंने इनका नाम रखा है मैंडेट थीव्स, यानी वो डकैत जो अपनी कौम का खुद ही वो अपने घर के अंदर उन्होंने खुद ही सुराख कर दिया। और इसको जो मिला था, जो मैराथन हुई इलेक्शन 2024 की, उसके अंदर सिर्फ एक खिलाड़ी था, वो नवाज शरीफ था। वो अकेला भागा और अपने वजन से गिर गया और उसने अकेले अपने आप को शिकस्त दे दी है। इसलिए उनका कुछ कहना कि हम मानते हैं या नहीं मानते, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरा, ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान के लोग सिर्फ कह रहे हैं या सारी दुनिया के मोतबर लोग ये कह रहे हैं? सबसे पहले अमेरिका ने कहा, उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने कहा, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने कहा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट बोली, और सबसे आखिर में और सबसे मौसर तरीके से पार्लियामेंट समेत कैनेडियन गवर्नमेंट बोली। तो कोई रह तो नहीं गया जिसने इनको मुस्तरद किया और इनके इलेक्शन को मुस्तरद किया हो। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात जो आपने की है कि इसकी
आप बड़ी अच्छी ऑपोजिशन होंगे, हम गवर्नमेंट भी बड़ी अच्छी होते हैं, आप बेफिक्र रहें। सर, विक्ट्री की स्पीच के बाद तो बिल्कुल मियां नवाज शरीफ नज़र ही नहीं आए। वो तो वही आपने जो अभी जिक्र किया कि इश्तिहार छपे थे, पेड इश्तिहार, वजीर आजम नवाज शरीफ। देखें, विक्ट्री स्पीच मैं उसको नहीं कहता। उन्होंने पड़ोसियों का बच्चा अगवा किया था और अकीका कर रहे थे, इस दौरान मालकान पहुंच गए, उन्होंने आके उनको पकड़ के बच्चा अपना वापस लेने के लिए खींचना शुरू किया हुआ है। तो साथ ही उनकी पगड़ियां गिरी और बाकी जो कुछ है वो बिल्कुल बरहना होंगे अगर वो इस जिद पे अड़े रहे। पूरी कौम देखेगी। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मखसूस नशिस्तों पर ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ आज इत्तेहाद हुआ है, समझते क्या कानून क्या कहता है सर, ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी? एन ब्लॉक ये नशिस्तें एक पार्टी को मिलेंगी जो तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हैं, और हमारा इत्तेहादी, वी आर थैंकफुल टू ऑल दोज हु हैव सपोर्टेड अस इन दिस टाइम ऑफ टर्मोइल एंड ट्रायल। तो इसलिए ये नशिस्तें और किसी के हिस्से में ना गई हैं ना जा सकती हैं। दैट्स व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज एंड द इलेक्शन एक्ट 2017 आल्सो। बहुत शुक्रिया बाबर अमान साहब हमें वक्त देने का। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार रेहाना डार साहिबा, जो कि वालदा हैं उस्मान डार की। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता है। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सियालकोट से रेहाना डार साहिबा। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। आप सियासत में आई हैं पहली मर्तबा, आपको कैसा महसूस हुआ? ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बेटा, मेरा जो रास्ता नहीं था, मैं काफ़ी अरसा से दीन के रास्ते में थी, तर्जुमा कुरान तफसीर काफ़ी बार, 1000 बार पढ़ा, और मैं तो जन्नत की एफर्ट में थी कि अल्लाह आपकी कुतुब आसमानी किताब पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जो कुछ आपने फरमाया उसी पर अमल करते हैं। मगर जब मैंने देखा कि मैं तो एक घरेलू खतून थी, घर की चार दीवारी की इज्जत थी, तो ना मैं कभी बाहर झंडा लेके गई, ना मैं कभी जिनाउस गई, मगर जो कुछ मेरे घर के साथ हुआ, जो कुछ मेरे साथ हुआ बेटे, जिस कर्ब से माँ गुजरी, गुलशन वीरान हो गया, बच्चे भाग गए, ना पता कहाँ है कहाँ नहीं है, किधर गए हैं, और जो मेरी बेटियां जवान थी, पोतरी वगैरह, उन्होंने मैंने दुबई भेज दिया। जब मैं अपने घर को इस तरह देखती थी तो मुझे खौफ आता था। तो मैंने वो किताब कुतुब आसमानी जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर उतारी थी, उस मैंने पढ़ा था। तो मैंने सोचा कि उन्होंने जहाद किया था तो मैं क्यों नहीं जहाद कर सकती। मैं तो जहाद के लिए निकली थी, जो जुल्म मुझ पर हुआ उसके खिलाफ मैं निकली। तो शहर सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, माओ बहनों, इस तरह मैं बयान नहीं कर सकती कि वो कैसे मेरे साथ फैले समुद्र की तरह। माँ माँ की आवाज आने लगी, और वो तो मेरा नहीं था। मैंने सब सहाफी टीवी चैनल वालों को बताया कि मेरा दीन का रास्ता था। जब मैं जुल्म के खिलाफ डटी तो वोट मेरा हाँ का था। कुछ ऐसे लोग भी थे जो नबी की उम्मत के लोग थे, गैरतमंद लोग थे, माँ की बरगती के साथ खड़े हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, अवलीन दर्जा दिया, और वही दर्जा आज मादरे मिल्लत का मुझे एजाज मिला है। माँ बहुत अजीम है, चाहे आपकी माँ हो चाहे किसी भी माँ हो। माँ एक ऐसी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवलीन दर्जा दिया। तो जो शहर से आके को नौजवान बहादुर बेटे बेटियां थे, उन्होंने भी मुझे माँ जैसा सलूक किया, मोहब्बत की, प्यार किया। यकीन जानो, मैं खुद उनसे पूछती थी कि बेटा हम उससे इतना प्यार करते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। सब शहर सियालकोट के बहादुर बेटियों माओ ने मेरे से मोहब्बत की, और चारों तरफ यकीन जाने माँ की गूंज थी। माँ आपके साथ है, माँ आपके साथ है। टीवी चैनल वाले भी आए, उन्होंने भी मेरा सर्वे किया। माँ जी, जब आपने सियासत शुरू की, जब आपने फैसला किया कि आप इलेक्शन लड़ेंगी, वो तो बड़ा मुश्किल वक्त था। आपका एक बेटा बल्कि दोनों बेटे मुश्किलात का शिकार थे, तो कितना मुश्किल फैसला था कि सियासत में आना और
इलेक्शन लड़ना ख्वाजा आसिफ के सामने? बेटा मैं तो जिहाद के लिए निकली, यकीन जानो मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरे साथ शहर सियालकोट के बहादुर कितने लाखों बेटे बेटियां माओ बहनों ने साथ दिया। वोट इमरान खान का है, शहर सियालकोट इमरान खान से मोहब्बत करता है, लोगों ने बताया कि हम इमरान खान के साथ हैं। बाकी मेरे अपने ख्याल से कुछ वो भी लोग थे जो दूसरी जमातों के थे, उन्होंने भी माँ के रिश्ते को समझकर वोट डाला और जीत इमरान खान की है, सीट इमरान खान की है। मैंने सबको बताया, मैं तो डट गई थी। मैंने कहा इलेक्शन लड़े, जरूर लड़े, बाहर लड़े जैसे कि पहले इलेक्शन हुआ करते थे। मैंने इलेक्शन भी देखे, वोट भी डाला, हुकूमतें बदलती देखी, माशाल्लाह भी देखा। जो इस उम्र में जो मैंने देखा ना वो मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए मैं डट गई। खौफ के भूत उस कुरान ने मेरे दिल से खत्म कर दी। ना खौफ रहा ना डर रहा, मैं न डर होकर अकेली बाहर निकली और देखते देखते काफी लोग मुझे देखकर बाहर आ गए। एक माँ बाहर निकल आई है तो हमें निकलते क्या होता है। देखो बेटा जो कुछ हुआ है आप जो भी है, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ। मैं तो ये घर की जीनत थी, मेरा तो रास्ता ही नहीं था सियासत का। हर सहाफियों को मैंने कहा कि मेरा सियासत का रास्ता नहीं, दीन का रास्ता है। एक हफ्ते में हमारे दर्स होते हैं, वन डिश होती है, औरतें लड़कियां पढ़ती हैं, बड़ा मजा आता है। मेरे उस्ताद लाहौर के निगत हाशमी है, अल नूर अदारा था, मैंने वहां से किया, फिर मैंने छोड़ा ही नहीं। अभी तक मैं पढ़ती हूँ और जाती भी हूँ दर्स में, लोगों के साथ बड़ा मजा आता है। ये रास्ता बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आता है हमें। मगर जब मैं डट गई तो देखते देखते मैंने कहा बेटे मेरे लिए तो समुंदर बन गया। मैं सोच भी नहीं सकती मैं एक कॉल करूं, बहादुर बेटे बहादुर बेटियां बहादुर माँ इस तरह मेरे घर पे आ जाते हैं सब लोग कि मैं बयान नहीं कर सकती। इतना प्यार मैं क्या बताऊं बेटे। जब उन्होंने कहा कि माँ हम आपसे मोहब्बत करते हैं तो मेरे भी आंसू निकल आए। तो दो लड़के थे तो वो मेरे आंसुओं को ना साफ करने लग गए, कहते माँ आप क्यों रो रही हैं, हम क्यों रो रहे हैं। मैं क्या आपको देखकर ना ये मोहब्बत के आंसू मेरे भी निकल आए हैं कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। बेटा मैं सोच नहीं सकती कितना प्यार करते हैं लोग मुझे। माँ के रिश्ते को समझा हुआ, माँ बहुत अजीम चीज है और माँ एक जैसी होती है। माँ अवलीन दर्जा दी है नबी पाक ने, तो उनकी इज्जत तो करनी चाहिए थी। घर भी टूट गया, अभी तक एक मेरा बेटा जेल में है, मौत की चक्की पीस रहा है। एक निकलता है केस में दूसरा केस डाल देते हैं, एक केस से निकलता है दूसरा केस डालते हैं। ख्वाजा आसिफ ने जहां मैं जाती थी वोट के लिए, उन बच्चों को उठाया गया, उनके घर के शीशे तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए। आज भी मैंने कई बार कहा है सहाफियों के थ्रू, तो फिर भी आप उम्मीद रखते थे कि मैं घर तोड़ दूं, किसी का दरवाजा तोड़ दूं और किसी का मैं मेज तोड़ाऊं और मैं खौफ हरासा करूं तो फिर वो लोग मुझे वोट दें। ख्वाजा आसिफ को शहर सियालकोट ने अपनी माँ के साथ मिलकर एक फिरौन को शिकस्त दी है, उससे अपनी शिकस्त को कबूल करना चाहिए। बेटा मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, इतने झूठ के पलंदे सुनकर मैंने मीडिया को बुला लिया और 345 फॉर्म ओरिजिनल जो मेरे वो बेटे तशद्दुद के बावजूद बड़ी मुश्किल से मेरे पास लेके आए थे। बता नहीं सकती, किसी के गर्दन पर खरुंडे, किसी के मुंह के चटाके पड़े हुए, किसी की बाजू मरोड़े हुए। उन्होंने कहा माँ आपसे वादा किया है, उन्होंने मुझे सारे लिया के दिए। आज मैं फिर चैलेंज किया हजासों को कल कि ये मैंने कुरान पर हाथ रख कर कहा है कि ये मेरे ओरिजिनल 45 फॉर्म है। इंशाअल्लाह ताला वो कुतुब उस्मानी किताब उससे बढ़कर कोई दुनिया की किताब नहीं। आपको इंसाफ की तवक्को है? आपके पास फॉर्म 45 हैं। ख्वाजा आसिफ एक सियासत में एक बड़ा उनका
नाम है, बड़ी शोहरत है, आप समझती हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा जब आपके पास सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं? बेटा मुझे उम्मीद है, मुझे अल्लाह दिलिया ने भी इंसाफ दिया था। ख्वाजा असर ने 10 मरले जमीन नाजायज पता नहीं कब्जा माफिया की मुझ पर डाल दी। फिर मैं हाई कोर्ट गई, उन्होंने मेरे हक में फैसला दिया। उन्होंने कहा कि माफिया आता है तो कहते हैं हमारी जमीन है। वाहिद एक औरत है जिसने कहा कि मेरी जमीन नहीं, अगर मेरी जमीन निकले तो सहाफियों को दे देना। उस पर भी मुझे इंसाफ मिला। फिर इसने मेरा निशान रोकने की कोशिश की, उससे भी 3 जजों ने मेरे हक में फैसला दिया। बेटे मैं समझती हूँ कि ना 5 उंगलियां एक जैसी हैं, ना ये इंसान एक जैसे हैं। खुदा खौफ लोग अभी मौजूद है पाकिस्तान में, हक और सच के फैसले करने वाले। मेरे भाई मेरे लिए काबिल फख्र है, अल्लाह दिलिया भी और वो लोग जिन्होंने हक और सच का साथ दिया। एक मुसलमान के लिए रियाना डायर साहिबा हलफ और कुरान पाक ही सब कुछ होता है। आप कुरान पाक लेकर फिर रही हैं, हलफ उठा रही हैं। आपके हरीफ भी इस तरह की कसम उठाने को तैयार हैं कि वो जीते हैं, जिस तरह आप कह रही हैं कि मैं तो जीती हुई हूँ। आपके हरीफ भी ऐसी कोई बात करते हैं या वो सामने आते हैं फॉर्म 45 लेकर? बेटा जब एक सच्चाई के सामने झूठ की दीवार आ जाए तो फिर मसलत है कि अगर सच्ची हो तो उठा लो। मैं सच्ची थी, मैं जीती हुई हूँ। 52,000 की मेरी लीड थी, कोई 25,000 30,000 ख्वाजा असर ने जल्दी ठप्पे लगवाकर शेर पर बहुत सी धांधली की। मैं हर पोलिंग स्टेशन पर गई थी। आप टीवी एंकरों से पूछें कि मेरा सर्वे क्या बता रहा था। आप पूछे मीडिया से, मैं विन कर रही थी। इसीलिए मैं कहती हूँ ख्वाजा असर शिकस्त कबूल कर लेना जो होता है ना, वो बड़ी शान होती है। आपकी बड़ी इज्जत थी, काफी बात जीतने आए हैं, कोई बात नहीं बेटा, हार जीत के तो अल्लाह के फैसले हैं। ये तो मुकाफाती अमल आया था। सोचना चाहिए कि एक औरत ही ख्वाजा असर के सामने एक माँ खड़ी हो गई और लोगों ने शानदार कामयाबी माँ को दिलाई। माँ का बड़ा साथ दिया। वोट मेरा नहीं था, इमरान खान का। लोग शहर सियालकोट के इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। आपको याद होगा कि ख्वाजा असर ने उस्मान डार से भी ज्यादती की थी, सब लोग जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मैं दोहराना नहीं चाहती। इसीलिए मुकाफाती अमल आ गया कि औरत ने ख्वाजा असर इतना नामी ग्रामी शिकस्त दी है फरों को, माँ ने। आपको कब महसूस हुआ और कब ये आपको फीलिंग्स आई कि ये वक्त आ गया है कि मैं सियासत में उतरूं? क्योंकि आपके दोनों बेटे तो उस वक्त जेल में थे। ये किसने मशवरा दिया और ये क्या अचानक आपको सूझी? कि मेरे तो बेटे जेल में थे। मैं बता नहीं ना सकती कि मैं माँ किस करब से गुजरी, वो मेरा खुदा जानता है। अल्लाह लींबू बेजाती से दूर, वो खुदा जानता है जिस करब से मैं गुजरी। मैं तो जिहाद के लिए निकली थी कि अल्लाह ताला मेरे दर्जात बुलंद करना। मेरा जिहाद है, हर घर हर गली करिया करिया मैंने सबको बताया कि मैं जुल्म के खिलाफ उठी हूँ। उस किताब का मुझे क्या फायदा जो मैं इतने बरस से पढ़ रही थी, तर्जमे और तफसीर। इसीलिए मैं डट गई और मुझे उम्मीद थी कि माँ के अजीम रिश्ते को नबी की उम्मत मेरे साथ होगी। बहुत से लोग समुंदर की तरह मेरे साथ हो गए। ख्वाजा असर को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने खामोशी की मार मार कर फरों को शिकस्त दी है। किसी हल्के में नहीं जीता। ख्वाजा असर से पूछो कि उसका जो भाई गांव था, मेरा भी वही जगह थी, ख्वाजा असर की वही थी, आमनो सामनो घर थे। 770 की लीड मैंने मारी है इससे। और जो कैंट में रहता है, बड़ी शान और शौकत वाला बेटा, शान तो मेरे अल्लाह की है, इंसान तो कोई चीज नहीं। तो फिर उससे भी शिकस्त हुई है, उसी कैंट में भी ख्वाजा असर को शिकस्त हुई है, अपने ही घर से शिकस्त हुई है। तो कहां से जीता बताए मुझे। इस दौरान कोई ऐसा लम्हा आया, कोई ऐसी सोच आई कि बहुत सारी मुश्किलात हैं, छोड़ देती हूँ सियासत को? कोई ऐसा वक्त आया? नहीं बेटा, मेरी बात याद रखे।
सियासत का मेरा रास्ता नहीं था, पर जिस रास्ते पर मैं डटी तो अल्लाह ताला ने मुझे फतरा नुसरत अता की और कुर्सी से बढ़कर मादरे मिलत का एहसास मुझे मिला। वो कुर्सी से भी बढ़कर है। इज्जत है तो सब कुछ है, जिल्लत है तो कुछ भी नहीं। और मैं तो उस कुरान पर डटी थी। मेरा अब भी ईमान अल्लाह पर है और अब भी मैं भरोसा करती हूँ वो बेहतरीन फैसले करने वाला है। आने वाला वक्त बताएगा। देखे बेटा, एक ताकत होती है जमीन पर और उससे बड़ी ताकत होती है उस खुदा की। जब इन अल्लाह ला कुल्ले शैइन कदीर आ जाए तो फिर सोचो इंसान तुम क्या हो, कुछ नहीं। इलेक्शन कैंपेन आपने बहुत भरपूर किस्म की उसके बाद अब आप फॉर्म 45 लेकर एक कैंपेन कर रही हैं अपनी जीत के लिए। ये कब तक जारी रहेगी ये जदोजहद? मुझे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है और उस कुरान पर भरोसा है। मैंने इलेक्शन कमीशन और जिन लोगों के पास मेरा केस लगा हुआ है, मैंने कहा कि आप नबी की उम्मत हैं। वो किताब जो आप पर भी तारी गई और सारे मुसलमान उम्मा पर तारी गई, उसको मद्देनजर रखकर खुदाया मुझे इंसाफ दे। इस मुबैना धांधली का जिम्मेदार माजी किसको समझती हैं? कहाँ से समझती हैं कि धांधली हुई है और आपको शिकस्त हुई? बेटा, धांधली क्या हुई? मैं तो जीत चुकी थी। मुझे तो मुबारकबाद के फोन आ रहे थे। धांधली के बावजूद मैं 52,000 की लीड से जीत रही थी। ख्वाजा असफ के पास जो 6 हल्के मेरे बकाया रह गए थे और कैंडिडेट को उठा लिया गया, बक्से उठा लिए गए, मैं ख्वाजा असफ को वो भी दे चुकी हूँ कि वो भी ले लें। इसके बावजूद जीत इंशाअल्लाह ताला मेरी है। इतना वोट था बेटे, आप सोच नहीं सकते। मेरा नहीं, इमरान खान का था। और कुछ लोग ऐसे भी थे दूसरी जमातों के जिन्होंने माँ को समझा कि माँ जी मस्ती है और वो जिहाद के लिए खड़ी है। लोगों ने वोट डाला है। मुझे काफी वोट था। सारे वो जो एंकर हैं उन्होंने भी सर्वे किया, वो बताकर मुझे गए। जो सहाफी हैं वो भी मुझे बताकर गए हैं कि आप जीत रही हैं, काफी भारी लीड से लिविंग करेंगे आप। और ख्वाजा आसफ को मालूम था, पता था उसे, बताकर लोग जाते थे कि उनकी वालदा जीत रही है, तो कहते थे मैं मुतमीन हूं। पाकिस्तानी सियासत में हमने इससे पहले ऐसा नहीं देखा। बहुत से इंतखाबात हुए, आपकी एक बड़ी मिसाल है, फिर कैसरा इलाही साहिबा हैं, उनकी भी मिसाल है। आप लोगों को कैसा रिस्पॉन्स मिला? क्या महसूस किया लोगों में आकर? क्या फीलिंग्स थी आपकी? जज्बा था लोगों का, सच्चाई के साथ लोग डटे थे। नबी की उम्मत थी। हर नबी की उम्मत को सच और झूठ का मुकाबले में सच को लेना चाहिए, झूठ को नहीं। बेटे, मैं आज अगर कुरान पर मैंने हल्फ लिया है तो मुझे पता है कि जब मसलक आ जाए, एक सच्चाई के सामने दीवार आ गई झूठ की, टीवी के ऊपर मैंने देखा तो मैंने समझा कि मेरे लिए मसलक आ गई है। मैंने मसलक आ गई तो मैंने वो कुतुब शुमानी किताब उठा ली जो इतनी भारी और वजनिया और जिनके फैसले इंशाअल्लाह ताला वो फजल खुदा कुरान मेरे रास्ते के सही फैसले पर ले जाएगा मुझे। इलेक्शन से पहले बड़ी एक फ़ज़ा थी और ये नज़र आ रहा था, आम तासुर भी था कि कैंपेन नहीं करने दी जा रही, जलसे नहीं करने दिए जा रहे, रैलियां नहीं करने दी जा रही। इस घुटन के माहौल में आपने इलेक्शन लड़ा। आपने सोचा था कि आवाम का इतना रिस्पांस होगा? नहीं बेटा, जब मैं जाती थी ना तो लोग बड़ा प्यार करते थे और मैं जब निकलती 10 लोग हुए, अगले घर गए 20 साथ चलने लग गए। जिस घर जाती थी बच्चे उठा लिए जाते थे, फिर मैंने वकीलों के थ्रू उनको बाहर भी निकाला। इन्होंने तो हद कर दिया, ऐसे इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखे। उसके बावजूद जो लोग थे ना, उन्होंने यकीन जाने, हर पोलिंग स्टेशन पर गई हूँ, वोट खामोश था। खामोश वोट पड़ा है, खामोश वोट पड़ा है। माजी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, ख्वाजा आसिफ साहब के लिए कोई पैगाम दें। मैंने तो उनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी तो मैंने ख्वाजा आसिफ को कहा था कि झूठ ना बोले, मेरे पास 350
45 फॉर्म है और ख्वाजा असद के जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं उनके भी साइन है, जो मेरे प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं उन पर भी साइन। पर मैंने आपको बताया कि 45 फॉर्म जो मेरे पास आए उन बच्चों पर तशद्दुद किया हुआ था, उसके बावजूद उन्होंने इन्हें नहीं दिए 45 फॉर्म। और फिर मैं आरओ के दफ्तर गई, 52,000 की लीड से मैं जीत रही थी, वहां 25 लोग दीवार बनकर खड़े थे। उन्होंने मेरे बाजू को जोप पोप किया, हाथ से पकड़कर, आज भी मेरा अंगूठा ठीक नहीं, देख लो, जाने नहीं देते थे। मैंने कहा मैं जिले का इलेक्शन लड़ी हूं, मैं कैंडिडेट हूं, मेरा राइट है, मुझे जाने दे। फिर आप समझ ले कि इतना बड़ा धांधला हो रहा था, तो ख्वाजा असद ने धांधले के बावजूद इसे शिकस्त है। बेटा 99% मेरा वोट था, ख्वाजा असद कई दूर दूर था, सब सहाफियों को पता है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं। बेटा इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, बेहतर था शिकस्त मान लेते, बहुत इज्जत शुक्रिया। भी रह गया। चोर चोर के गली मोहल्ले में नारे लग रहे हैं, वोट मेरा नहीं, वो जो लोगों ने मुझे वोट दिया वो अभी भी गुस्से में है, तैश में है, चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, पेपर छुपवा कर बांट रहे हैं। और मैं कहती हूँ ना करो, कहते हैं माँ हमने आपका साथ दिया, आपको वोट दिया, ख्वाजा असद को नहीं दिया। तो वहां तो वो तो उन्हीं का है ना जिनके हक पर ख्वाजा असद ने डाका डाला है, इतना बड़ा डाका, वो नहीं बर्दाश्त कर रहे। तो बेटा इसमें मेरा कोई कसूर है? बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार और उस्मान डार की वालदा रेहाना डार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नैयर हुसैन बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। बुखारी साहब, क्या होने जा रहा है, कब तक वज़ीर आज़म सामने आ जाएंगे, कब तक ये मामला सारा क्लियर हो जाएगा, कब तक असेंबलियां अपना काम शुरू कर देंगी? देखिए उम्मीद तो ये है कि आज मीटिंग जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नेगोशिएटिंग कमेटी है, टीम है, उसकी PMLN के साथ आज मीटिंग है। मेरा ख्याल इस वक्त वो प्रोसेस में होगी मीटिंग, और वो तो उसके बाद ही अनाउंसमेंट क्या आती है। वैसे तो आप देखें कि इलेक्शंस के विदिन 21 डेज असेंबलीज का सेशन होना जरूरी है। तो ऑलमोस्ट ये कोई 29 फरवरी बनती है डेट सेशन समन करने के लिए। बुखारी साहब, आज हाई कोर्ट ने जो इस्लामाबाद के 3 हलके थे वहाँ पर भी नोटिफिकेशन मअतल कर दिया है। बहुत सारे हलकों का मामला इलेक्शन कमीशन में है, मुख्तलिफ कोर्ट्स में है। तो क्या समझते हैं ये मामला कब तक हल हो जाना चाहिए? और जिस तरीके से नोटिफिकेशन मअतल हो रहे हैं, ये सियासी बहरान की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हम? देखिए जी, मअतली से ये नहीं होता कि किसी वैकेंसी से कौमी असेंबली फंक्शनल नहीं होती। ये आइन में भी लिखा है, उसके रूल्स में भी है। तो उसकी प्रोसीडिंग्स भी कभी भी उसको इलीगैलिटी या अनलॉफुल नहीं समझा जाता अगर कोई कौमी असेंबली में कोई वैकेंसी है तो। बाकी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि विद इन नेक्स्ट 21 डेज इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस के सेशन होना चाहिए, और विद इन 14 डेज उसका होता है कि वो नोटिफिकेशन हो, और 3 डेज होते हैं इंडिपेंडेंस के लिए। तो ऑलमोस्ट 29 तक, 28-29 को, उससे पहले भी, लेकिन एट दी मैक्सिमम 29 इज द लास्ट डे, उससे पहले सेशन हो सकता है। और फिर सेशन में पहले द फर्स्ट बिजनेस इज द ओथ, एंड ओथ के बाद पहला बिजनेस है टू इलेक्ट द स्पीकर, और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, एंड देन इट इज द रीड ऑफ द हाउस। तो ये प्रोसेस चलेगा। और ये जो सस्पेंशन है ये तो जुडिशियल फोरम पे रहेगा, फिर उनके पास रहता है या ये चला जाता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास जाता है, दैट विल बी डिसाइडेड। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, पाए 21 दिनों के अंदर अंदर असेंबली का इजलास होना चाहिए। बुखारी साहब, 2 इश्यूज पर आपका कमेंट चाहूँगा। एक तो कमिश्नर रावलपिंडी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर, और गुज़िश्ता रात जो बैलेट पेपर्स लाहौर से मंजर आम पर आए,
ये क्या दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं? पहले कमिश्नर रावलपिंडी के ऊपर ज़रा थोड़ा सा कमेंट कर दें। तो जी कमिश्नर पिंडी ने जो भी स्टेटमेंट दी है, मेरी पार्टी का बड़ा मौक़िफ़ है, तो इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए है जी, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें हकीकत क्या है और मुबालगा राई क्या है। तो ये तो एक फोरम ही डिसाइड कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जो नेशनल उसके उसने कमिश्नर ने बात की है, उसको अपना मौक़िफ़ सब्सटेंशिएट भी करना पड़ेगा, और उसके रिबटल में जो आता है वो भी, लेकिन किसी फोरम पे होगा ना, ये खाली मीडिया पे तो ये डिसाइड नहीं होगा। तो लेट देयर बी अ फोरम डिसीजन ले इस पे। और ये जो लाहौर में कल बैलेट पेपर्स प्रिंटिंग प्रेस, फिर ये क्या है? चले ये भी अगर है तो अंडर दी इलेक्शन एक्ट ये करप्ट प्रैक्टिसेस के अगर जुमरे में आता है, उस पर भी ईसीपी को गवर्नेंस लेनी चाहिए। वो भी फिर एक फोरम डिसाइड करे कि इसमें असल में बैलेट पेपर्स हैं, फेक बैलेट पेपर्स हैं, व्हाट इज दी फैक्ट्स। लेकिन विदाउट इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी तो आप कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते ना। पंजाब में भी आप लोगों की तरफ से रिजर्वेशंस थे इंतखाबी नताइज के ऊपर, तो क्या पीपल्स पार्टी भी किसी अदालत की तरफ जा रही है? देखिए अभी 100 वर्ड जो इंडिविजुअल केसेस है वो तो गए होंगे, लेकिन देखे ना, एज अ पार्टी तो हम नहीं गए, लेकिन हर इंडिविजुअल का राइट बनता है, अगर वो एग्रीव्ड है तो वो बिल्कुल अपने फॉरम्स जो अवेलेबल हैं उस पर जाए। वो एमक्यूएम के ऊपर जिस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ात बुखारी साहब हैं, जितवाया गया कराची से, पीपल्स पार्टी के अपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके ऊपर कमेंट करें। ये एमक्यूएम क्यों इस तरह एमक्यूएम को लाया गया है, ये जिस तरह तासुर दिया जा रहा है? बात तासर के लिए, बात हकीकत है कि वो सिर्फ हम नहीं कह रहे, दीगर जमातें भी कह रही हैं। तो हम समझते हैं कि वो जो जिस बुरी तरह वो बलदियाती इंतखाबात चंद माह पहले हुए आ रहे, और उनकी तो वो स्ट्रेंथ नहीं थी, उनकी 2018 में भी वो स्ट्रेंथ नहीं थी। लेकिन फिर मैंने आपको कहा ना कि ये हर इंडिविजुअल कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो उसको फॉरम्स अवेलेबल है फॉर रिलीज वो रिव्यू करे उनको। पीपल्स पार्टी का इत्तेफाक बल्कि तजुर्बा काफ़ी तल्ख रहा है मुस्लिम लीग नून के साथ। माजी में पीडीएम की जब हुकूमत बनी थी, अब दोबारा से ये कोलिशन बनने जा रहा है, तो क्या समझते हैं आप, किस तरीके से आप डील करेंगे मुस्लिम लीग नून को? कोई वजारतें लेंगे, या जैसे आप लोग कह चुके हैं कि हम वजारतें नहीं लेंगे, हम सपोर्ट करेंगे वफाक में उनकी? चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल एक पब्लिक मीटिंग में एक अनाउंसमेंट की है। आया चेयरमैन की अनाउंसमेंट के बाद इस बात की जरूरत है कि मैं उसकी तफसीलात और बताऊं? दैट्स द फाइनल स्टेटमेंट। तो पार्टी की क़यादत जो बात कह रही है, मैं समझता हूं दैट इज इनफ फॉर योर कंजम्पशन। नहीं, वो तो बड़ा उन्होंने क्लियर कर लिया था कि जो फार्मूला है 3 साल और वजाहत की क्या जरूरत है भाई मेरे? नहीं, मैं तो वैसे बात कर रहा हूं कि बड़ा तल्ख तजुर्बा रहा है आपकी अपनी स्टेटमेंट, सारी पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट। बातें बहुत दफा कर चुके हैं, मतलब इट इज बीइंग अ रेपुटेशन बाय मीडिया ऑल टाइम। या इस तरह तो नहीं हो रहा, इस तरह बातें कर चुके हैं सर, इस तरह तो नहीं हो रहा कि दे चुके हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, इधर देखें कि इस मुल्क को चलाना कैसे है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी फैसला किया, मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट का फैसला किया हमने। पीटीआई आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है। वादतुल मुस्लिमीन भी साथ थी, एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। पहले यही पीपल्स पार्टी के साथ सोचा जा रहा था कि शायद इत्तेहाद हो जाए, जो कि नहीं हुआ। इस इत्तेहाद को किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, पॉलिटिकल पार्टीज दे आर एट लिबर्टी ना, वो अपने फैसले खुद कर सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो फैसले अपने खुद करती हैं, वो किसी की पाबंद तो होती नहीं है। MWM मेरी तो पाबंद नहीं, या मेरी जमात की पाबंद नहीं, या वो जो हामिद रजा साहब की जो जमात है, या PTI है, उन्होंने खुद फैसले करने हैं, वो उनकी अपनी चॉइसेस हैं। अलायंसेस बनते भी रहते हैं, पाकिस्तान की सियासत में टूटते भी रहते हैं। ये मखसूस नशिस्तों वाला बुखारी साहब जो मामला है, क्या समझते हैं बीइंग अ पॉलिटिकल आदमी कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये तहरीक इंसाफ का हक है, उनको मिलना चाहिए? अगर तो तहरीक इंसाफ
बतौर पॉलिटिकल पार्टी उसने पार्टिसिपेट किया हो इलेक्शन का, तो फिर कानून जो इजाजत देता है वो अमल होना चाहिए। अगर उन्होंने बतौर पॉलिटिकल पार्टी नहीं किया तो फिर जो कानून है उसके मुताबिक ही अमल दरामद होगा। अब तो सुन्नी इत्तेहाद के साथ उनका हो गया जी कुलेशन, अब तो मेरा ख्याल है अब ये इलेक्शन अभी बात की बात है ना, या तो फिर है कि ये पीटीआई ने मर्जर किया उसके साथ, अलायंस की बात नहीं चलेगी, या तो मर्जर होता ना, ये मर्जर तो नहीं है, मुझे तो नहीं पता कि पीटीआई ने मर्जर कर लिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ। सर बस मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा, नवाज शरीफ आए थे वजीर आजम बनने के लिए, सियासत से दूर दूर नजर आ रहे हैं, समझते हैं कि जो सोच कर आए थे कि 2/3 अक्सरियत शायद उनको मिले और वो वजीर आजम बाइख्तियार वजीर आजम हो, वो उनको नहीं मिला, इसलिए अब वो दूरियां अभी तक नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच के बाद मंजर आम पर नहीं आए। देखे ना जी, वो ये सवाल मेरे मुतलका तो है नहीं है, मैं तो इतना कह सकता हूँ सोच अपना कोई भी सकता है कि वो तो नवाज शरीफ है, कोई और भी सोच सकता है कि मैं 2/3 मेजोरिटी का मुझे वज़ीर आज़म बना दिया या मैं बन जाऊंगा, सोच पे तो कोई पाबंदी नहीं है। अगर वो सोच के आए थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज क्या है, ग्राउंड रियलिटीज आपके सामने आ गई है कि उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी। अगर वो स्ट्रेंथ ना हो नेशनल असेंबली में तो वो कैसे वज़ीर आज़म बनेंगे। और सर ये बड़ा एक अहम फैसला होने जा रहा है, जरदारी साहब भी मैदान में आए हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी आए हैं, इधर से सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ही लीड कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि वो क्यों नहीं, हालांकि वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए आया हूँ, पाकिस्तान को ठीक करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं वजीर आजम भी बनता, तो अभी नवाज शरीफ माइनस होते नजर नहीं आ रहे आपको? भाई वो मेरा लीडर तो नहीं है, मेरा लीडर तो आसिफ अली जरदारी है, बिलावल है, उनके बारे में कुछ सवाल है मैं बताऊँ। नवाज शरीफ कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है, सियासत कर रहा है नहीं कर रहा है, ये उससे पूछे उसकी। सर मैं तो आपका तज्जिया पूछ रहा हूँ कि आप बड़े सीनियर और बड़े पुराने मंजे हुए सियासी खिलाड़ी हैं। नहीं देखे ना, उसकी ख्वाहिशात नहीं पूरी हुई तो लेट हिम रिस्पॉन्ड। नहीं, अगर ख्वाहिशात, क्या ख्वाहिशात, उनकी तो ख्वाहिश थी कि वो वजीर आजम बने सर, तो नहीं अगर पूरी हुई तो फिर वो रिस्पॉन्ड करे ना, मैं क्यों रिस्पॉन्ड करूं उसकी जगह। सदर भी बन सकते थे, वो बहुत सारे ऑप्शंस थे, वो कुछ वर्दी सोचे बन सकते थे। दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, आप स्पेकुलेशंस पे बात आप कर रहे हैं, कम टू द ग्राउंड रियलिटीज। सर वो आए तो इसीलिए पूरी दुनिया को पता है ग्राउंड रियलिटीज तो ये ना, मुझे तो कोई गरज नहीं, वो किस गरज से आए थे, मुझे तो अपनी जमात से गरज है। थैंक यू वेरी मच नैयर बुखारी साहब, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अब्बास शबीर को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।